बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी एंड द टॉपिक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को सीखने जा रहे हैं। लेक्चर का आगाज करने से पहले कहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फैलोज। अच्छा, आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर बेसिकली 3 बैरियर्स मौजूद हैं जो कि आपकी बॉडी को माइक्रोब्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि फर्स्ट बैरियर को हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से देख चुके हैं। अगर तो कोई माइक्रोब या पैथोजन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को सक्सेसफुली क्रॉस कर लेता है देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। सो कहते हैं कि इफ माइक्रोब्स बिकम सक्सेसफुल टू पेनिट्रेट द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। आपको पता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के 2 कंपोनेंट्स थे, एक थी स्किन और दूसरी थी म्यूकस मेम्ब्रेन। सो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जब कोई भी माइक्रोब सक्सेसफुली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से पेनिट्रेट कर जाता है देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्शन लेगा उसके अगेंस्ट। इसके अलावा इट इज़ आल्सो अ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, जैसा कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस था, यानी कि ये किसी स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट एक्ट नहीं करते बल्कि कोई भी माइक्रोब कोई भी पैथोजन आएगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। इसी तरीके से सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के भी 3 कंपोनेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के 2 थे, इसी तरीके से सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के 3 कंपोनेंट्स हैं। नॉन स्पेसिफिक तो ठीक है, स्पेसिफिक माइक्रोब को किल नहीं करता बल्कि तमाम पैथोजेंस तमाम माइक्रोब्स को किल करेगा। इसके अलावा इंटरनल डिफेंस, इंटरनल का ये मतलब है कि इसकी जितने भी कंपोनेंट्स है ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। जैसे हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन आपका एक्सटर्नल ऑर्गन है, म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सटर्नल ऑर्गन है, इसी वजह से हमने उसको एक्सटर्नल डिफेंस का नाम दिया था। अब इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं यानी कि 3 इसके कंपोनेंट्स हैं और तीनों के तीनों जो है वो आपकी बॉडी के अंदर हैं, इस वजह से इसे इंटरनल डिफेंस का नाम दिया जाता है। फर्स्ट कंपोनेंट जो है उसको हम किलिंग सेल्स का नाम भी दे सकते हैं और उस किलिंग सेल के अंदर बेसिकली 2 आते हैं। एक आती है आपकी स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द फेगोसाइटिक सेल। स्टैंडिंग आर्मी क्यों कहा गया? क्यों? बिकॉज ये हर वक्त तैयार रहती है कि कोई भी पैथोजन अंदर आएगा तो ये उसको किल करेगी। इसके अलावा दूसरा आपका आता है नेचुरल किलर सेल्स, इसके अंदर आते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट्स जो है वो आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, या इन शॉर्ट आप इसको इन्फ्लेमेशन का नाम भी देते हैं। एंड देन थर्ड कंपोनेंट जो है वो इसका है फीवर, यानी कि फीवर कॉज हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स या फिर दूसरे लफ्जों में आप इनको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स का नाम भी देते हैं। इसको हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का कंपोनेंट नहीं कहेंगे बिकॉज ये जो है ये तीनों कंपोनेंट्स को हेल्प आउट करता है उनके एक्शन में। इस वजह से हम इसकी अलग कैटेगरी नहीं बनाते, यानी कि अलग कंपोनेंट का नाम नहीं देते, बल्कि इन्हीं के अंदर इनको लाया जाता है, यानी कि ये इन्हीं की हेल्प आउट करते हैं। सो कहता है कि इन एडिशन सम प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सो वन बाय वन देखने से पहले कुछ हम ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर 2 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, एक आपके होते हैं रेड ब्लड सेल्स और दूसरे आपके होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं बेसिकली वही आपकी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जितने भी हम सेल्स का एक्शन वगैरह देखेंगे वो बेसिकली आपके वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स ही होंगी। इसी वजह से सबसे पहले लेक्चर को आगे डिटेल से देखने से पहले हम देखते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स कितने तरह के होते हैं और उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स का नाम भी दिया जाता है। सो अगर कहीं पे ल्यूकोसाइट्स का वर्ड आ जाए इट्स मीन कि वो वाइट ब्लड सेल्स की ही बात हो रही है। अच्छा, सबसे पहले इसकी टाइप्स देखते हैं। हम इनको ग्रेन्यूल्स की बेस पे 2 टाइप्स में 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स और दूसरे होते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स का ये मतलब है कि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनको इस वजह से हम ग्रेन्यूलोसाइट्स का नाम देते हैं। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में वो वाले सेल्स हैं जो कि जिनके साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्लियर होता है, यानी कि कोई ग्रेन्यूल्स या ग्रेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते। अब जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं उसमें 3 तरह के आते हैं, एक है न्यूट्रोफिल्स, दूसरे हैं एओसिनोफिल्स और तीसरे हैं बेसोफिल्स। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में आगे से 2 आते हैं, एक है लिम्फोसाइट्स और एक है मोनोसाइट्स। आगे से इनकी फर्दर टाइप्स हैं। लिम्फोसाइट्स के अंदर आपके आते हैं बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स। आगे हम देखेंगे जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें आपके बी और टी सेल्स इंक्लूड होते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा मोनोसाइट्स को हम मैक्रोफेजेस का नाम भी देते हैं। सो अगर कहीं पे मैक्रोफेजेस की बात हो इट्स मीन के वो मोनोसाइट्स की ही बात है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं अपने फर्स्ट कंपोनेंट की तरफ। हमने बात की थी कि फर्स्ट कंपोनेंट को हम किलिंग सेल का नाम भी देते हैं और उसके अंदर हमने देखा था एक फैगोसाइटिक सेल्स आते हैं और दूसरे आपके नेचुरल किलर सेल्स आते हैं। सो कहते हैं कि देयर आर वाइट ब्लड सेल्स इन द बॉडी कॉल्ड फैगोसाइट्स।
हमने बात की है कि फैगोसाइट्स इसमें आएंगे, तो फैगोसाइट्स किसको बोल रहे हैं? बेसिकली ये वाइट ब्लड सेल्स हैं आपके, जिनको फैगोसाइट्स कह रहे हैं। अच्छा, इनको हम फैगोसाइट्स का नाम क्यों देते हैं? फैगोसाइट बेसिकली कोई स्पेसिफिक सेल का नाम नहीं है, बल्कि वो वाले सेल्स जो फैगोसाइटोसिस का फिनोमेना या वर्क या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उन हर सेल्स को हम फैगोसाइट्स का नाम देते हैं। तो फैगोसाइट्स क्या होते हैं या फैगोसाइटोसिस क्या होता है? तो फैगोसाइट कह रहा है कि वो वाले सेल्स होते हैं जो आपके दूसरे एबनॉर्मल बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं या किल करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आ चुका है तो उसको किल करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। अब इनका तरीका क्या है डिस्ट्रॉय करने का? ये इनगल्फ करते हैं इनको। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि इंजेस्ट करते हैं, यानी कि अपने अंदर इनको ले जाते हैं और फिर अंदर जाके इनकी ब्रेक डाउन करते हैं। सो इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस का नाम देते हैं। और जितने भी सेल्स यहाँ पे फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करेंगे उनको हम फैगोसाइट्स का ही नाम देंगे। आपके ब्लड के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर बेसिकली दो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, और उन सेल्स को हम फैगोसाइट्स का नाम देते हैं। वो कौन कौन सी सेल्स हैं? एक है आपके मैक्रोफेजेस और दूसरे हैं आपके न्यूट्रोफिल्स। अगेन मैं बता रही हूँ, आपने याद रखना है कि किलिंग सेल्स ये दो नहीं है। किलिंग सेल्स में आपके नेचुरल किलर सेल्स भी आते हैं। हमने बात की थी कि किलिंग सेल्स के अंदर एक आपके फैगोसाइटिक सेल्स आते हैं और दूसरे आपके नेचुरल किलर सेल्स आते हैं। आगे से फैगोसाइट्स के अंदर ये दो आते हैं, एक होंगे आपके मैक्रोफेजेस और दूसरे होंगे आपके न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, सबसे पहले वन बाय वन हम अपने फैगोसाइट्स सेल को देखेंगे एंड देन लास्ट पे हम नेचुरल किलर सेल्स को देखेंगे। सबसे पहले मैक्रोफेजेस की अगर बात करें तो मैक्रोफेजेस क्या है? ये डिराइव्ड होते हैं मोनोसाइट से। मैंने आपको बताया था कि मोनोसाइट्स का दूसरा नाम मैक्रोफेजेस भी है। सो कहते हैं कि मैक्रोफेजेस जो है वो मोनोसाइट से ही ड्राइव होते हैं। लेकिन इनमें डिफ्रेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं? अगर तो ये सेल्स आपके ब्लड के अंदर होते हैं तो इनका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, और जब ये आपके ब्लड के अंदर होते हैं तो उस वक्त हम इन सेल को मोनोसाइट्स का ही नाम देते हैं। लेकिन जब ये मोनोसाइट्स आपके टिश्यू के अंदर एंटर हो जाते हैं और टिश्यू के अंदर जाके ग्रो करते हैं और वहाँ पे इनका साइज भी लार्ज हो जाता है, देन हम इनको मोनोसाइट का नाम नहीं देते बल्कि मैक्रोफेजेस का नाम देते हैं। ओके, तो कहते हैं मैक्रोफेजेस डिराइव्ड होते हैं मोनोसाइट से, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वो वाले मोनोसाइट जो कि ब्लड को छोड़ देते हैं या ब्लड से चले जाते हैं किसके अंदर? टिश्यू के अंदर। एंड देन टिश्यू के अंदर उन्हीं मोनोसाइट को हम नाम देते हैं मैक्रोफेजेस का। सबसे पहले देखते हैं सिंथेसिस, यानी कि ये बनते कहाँ पे हैं, या दूसरा हेडिंग आप फॉर्मेशन का नाम भी इनको दे सकते हैं। याद रखें कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो आपके बोन मैरो के अंदर बनते हैं। डिफ्रेंशिएट जो है वो अलग अलग जगह पे होते हैं, जैसा कि बी सेल्स आपके बोन मैरो के अंदर ही डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है, मैच्योर, यानी कि डिफ्रेंशिएट का मतलब है मैच्योर हो जाना। और टी सेल्स जो है वो आपकी बॉडी में एक थाइमस ग्लैंड है, वहां पे जाके मैच्योर होते हैं, इसी वजह से हम उन्हें टी सेल्स का नाम देते हैं। इसी तरीके से मोनोसाइट्स आपके बनते तो बोन मैरो के ही अंदर है, लेकिन मैच्योर कहाँ पे होते हैं? सो कहते हैं मोनोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। फिर ये बोन मैरो से आपके ब्लड के अंदर जाते हैं, ठीक है। फिर ब्लड से ये ट्रांसपोर्ट करते हैं उन एरियाज में जहाँ पे इनकी ज़रूरत है, और फिर वहाँ पे जब चले जाते हैं तो वहाँ पे हम उन्हें मैक्रोफेजेस का नाम देते हैं। ओके, देन अकरस देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो मैक्रोफेजेस जो हैं, आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब वाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जो कि आपकी बॉडी से रिमूव हों तो डेथ कॉज हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि जिनके रिमूव होने से डेथ कॉज नहीं होती। जैसा कि अगर आई खुदा ना खास्ता किसी की निकल जाती है, या लेग किसी की रिमूव हो जाती है, ठीक है, बाजू किसी का रिमूव हो जाता है, तो इससे आप सरवाइव तो कर सकते हैं, यानी कि डेथ नहीं होती। लेकिन अगर तो आपके लंग्स निकल जाए, आपका लिवर निकल जाए, तो ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके रिमूव होने से बॉडी से क्या होगा? आपकी डेथ कॉज हो सकती है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम वाइटल ऑर्गन्स का नाम देते हैं। सो माइक्रोफेजेस जो होते हैं वो आपके वाइटल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। सो कहते हैं मैक्रोफेजेस आर जनरली फाउंड इन द ऑर्गन्स सच एज द लंग्स हो गया, आपका लिवर, स्प्लीन, किडनी, लिम्फ नोड्स, ये सारे वो ऑर्गन्स हैं जो कि आपकी बॉडी से अगर रिमूव हों तो डेथ कॉज कर सकते हैं। सो कहते हैं कि रादर रिमेनिंग ब्लड के बजाय ये जो है इन सारे वाइटल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे। अच्छा, इन ऑर्गन्स में ये क्या करते हैं? दे पेट्रोल। पेट्रोल का यहाँ पे ये मतलब है कि घूमना, यानी कि फ्री होते हैं, मूव कर रहे होते हैं विद इन द फ्री स्पेसेस अमंग द सेल्स। आपको पता है कि आपके सेल्स के दरमियान स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं जिन्हें आप इंटरसेलुलर स्पेसेस का नाम देते हैं। तो ये आपके टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर जाके इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो है वो मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय ट्रैपिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द टिश्यू। और कोई भी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से जब टिश्यू के अंदर एंटर होता है तो ये उस पर अपना एक्शन शो करते हैं, यानी कि उसको ट्रैप करेंगे, फिर डिस्ट्रॉय करेंगे। किस तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे? बाय इनगल्फिंग, यानी कि फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन का ये मतलब है, या आप दूसरे लफ्जों में इसकी वर्किंग कह सकते हैं कि किसी भी पैथोजन के ऊपर ये किस तरीके से काम करते हैं।
कोई भी माइक्रोब अगर आपके टिश्यू या सेल के अंदर एंटर होता है तो माइक्रोब उसके साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के बाद हमें पता है पहला काम तो वो क्या करेंगे, उसकी फैगोसाइटोसिस करेंगे, यानी कि उसको इनगल्फ करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके पार्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। ये तो करेंगे ही वो, लेकिन इसके साथ जब वो उसके पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं तो वो अपनी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर उस माइक्रोब के पार्ट्स को डिस्प्ले करवाते हैं, शो करवाते हैं। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता भाई हाँ देखो मैंने मार दिया, इसका भी इम्यूनिटी में एक बहुत बड़ा रोल है। वो क्या रोल है कि जब ये माइक्रोब्स के पार्ट्स को अपने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं तो ये एक सिग्नल होता है बाकी सेल्स के लिए कि साइट ऑफ इन्फेक्शन पे वो पहुंच जाए। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर बी सेल्स और टी सेल्स जो कि कंपोनेंट हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के, तो ये उनके लिए भी सिग्नल होता है कि वो एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि वो हर वक्त आपकी बॉडी के अंदर टी सेल्स और बी सेल्स जो है वो एक्टिव नहीं रहते। तो उनको एक्टिवेट करने के लिए का भी ये एक सिग्नल होता है, ताकि अगर माइक्रोब जो है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से बच गया है तो आगे टी सेल्स और बी सेल्स एक्टिव हो जाए और फिर वो उसको किल कर दें। कहता है डिस्प्ले सम पार्ट्स ऑफ द माइक्रोब्स ऑन देयर सरफेस। अब सरफेस पे डिस्प्ले करने का क्या मकसद है, सो दैट अदर बॉडी सेल्स में आल्सो बी इन्फॉर्म्ड, ताकि दूसरे बॉडी के जो सेल्स हैं जो कि डिफेंस प्रोवाइड करेंगे उनको इन्फॉर्म किया जा सके और वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंच जाए। अच्छा, अब इसके अलावा मैक्रोफेजेस क्या करते हैं कि ये कुछ प्रोटीन्स सीक्रेट करते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स, जब ये फैगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं, यानी कि ये जब इनगल्फ कर रहे होते हैं माइक्रोब्स को, साथ में ये कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी सीक्रेट करते हैं। अब उन प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है, इनमें से कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि मैच्योर करती हैं मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजेस के अंदर, यानी कि ये मोनोसाइट्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके टिश्यू के अंदर एंटर हों ताकि वहाँ पे ग्रो करके वो मैक्रोफेजेस बन जाए। और यानी कि ये एक तरीका होता है मैक्रोफेजेस का नंबर इंक्रीज करने का। तो एक तो प्रोटीन का ये काम हो गया। दूसरा एक यहाँ पे स्पेशल प्रोटीन सीक्रेट करते हैं, इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 प्रोटीन क्या करती है, ये आपके ब्लड के अंदर ब्लड से सिग्नल जाता है आपके ब्रेन तक, ये ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है हाइपोथैलेमस के पास। आपको पता है कि आपके ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है वो टेम्परेचर रेगुलेट करके रखता है, तो उसको ये एक सिग्नल देती है कि भाई बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर दो, जिसकी वजह से फीवर कॉज हो जाता है। अब इसकी क्या वजह है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया या पैथोजन एंटर होते हैं वो 37 डिग्री के हिसाब से अडेप्टेशन होती है, यानी कि क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी का ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है, और बैक्टीरिया भी 37 डिग्री पे ही ग्रो करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो बैक्टीरिया जो है वो या कोई भी माइक्रोब जो है वो उस इन्वायरमेंट में, उस हाई टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी होती हैं जो स्टिमुलेट करवाती हैं स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को, जैसा कि मैंने बात की कि ये एक्टिवेट करवाएंगे टी सेल्स और बी सेल्स को। टी सेल्स और बी सेल्स आपके थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आपका स्पेसिफिक इम्यून डिफेंस है या इम्यून रिस्पॉन्स है। स्पेसिफिक का ये मतलब है कि वो स्पेसिफिक पैथोजेंस के अगेंस्ट सिर्फ एक्ट करता है। कुछ प्रोटीन्स का ये भी काम होता है कि वो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के जो सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करवाए। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं, एक तो वो वाइट ब्लड सेल की टाइप है, लेकिन किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ग्रेनुलोसाइट टाइप के अंदर आते हैं, यानी कि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ग्रेनुलोसाइट्स का नाम देते हैं। अच्छा, दे आर हाईली शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का ये मतलब है कि ये इनका जो लाइफ का ड्यूरेशन है वो कम होता है। एंड हाईली मोबाइल का ये मतलब है कि साइट ऑफ इन्फेक्शन पर पहुंचने की जो इनकी कैपेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये स्क्वीज करते हैं किसके दरमियान, बिटवीन द सेल्स ऑफ द कैपिलरी वॉल्स, कैपिलरीज के अंदर से स्क्वीज करके और पहुंच जाते हैं टिश्यू तक जहाँ पे दूसरे सेल्स जो हैं वो नहीं पहुंच सकते। अगर मूवमेंट की बात की जाए तो ये मूव करते हैं अमीबा की तरह। अमीबा आपको पता है कि वो अपनी साइटोप्लाज्म को एक्सटेंड करके आगे की तरफ मूव करता है, और साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन से मूव करने को हम सीडोपोडिया का नाम देते हैं इस फिनोमेना को। ये भी अमीबा की तरह ही मूव करते हैं, यानी कि सीडोपोडिया बनाते हैं, अपना सेल वॉल जो है वो एक्सटेंड करते हैं। अच्छा, उसके अलावा दे प्रोसीड रेपिडली टू द इन्फेक्टेड एरिया, क्योंकि ये हाईली मोबाइल होते हैं तो फ़ौरन से ये साइड ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाके अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि हमने बात किया कि ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, तो किसी एक फैगोसाइटिक इवेंट यानी कि एक बैक्टीरिया को इन्होंने इनगल्फ किया तो साथ ही इनकी अपनी भी डेथ हो जाती है, तो इस वजह से हम इन्हें कहते हैं कि ये शॉर्ट लिव्ड है एंड ऑफन डाई आफ्टर अ सिंगल फैगोसाइटिक इवेंट। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स का एक फंक्शन तो हो गया फैगोसाइटोसिस करवाना, लेकिन इसके अलावा ये भी साथ में कुछ लाइसोसोमल एंजाइम्स को रिलीज करवाते हैं। लाइसोसोम का आप 9th बायोलॉजी में वगैरह में पढ़ चुके हैं कि लाइसोसोम्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं जो कि चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ये भी कुछ लाइसोसोमल एंजाइम्स और इसके साथ कुछ और केमिकल्स जो हैं वो रिलीज करवाते हैं, जो कि क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं और साथ में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं।
अच्छा, अब किलिंग सेल्स के अंदर हमने बात की थी कि दो आते हैं, आपके फैगोसाइटिक सेल्स आते हैं और आपके नेचुरल किलर सेल्स आते हैं। फैगोसाइटिक सेल के अंदर दो आते थे, एक मैक्रोफेजेस थे और दूसरे आपके पास न्यूट्रोफिल्स थे। दोनों को हमने डिस्कस कर लिया। अब किलिंग सेल्स का ही दूसरा कंपोनेंट, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट का दूसरा जो सेल्स हैं वो है आपके नेचुरल किलर सेल्स। अच्छा, नेचुरल किलर सेल्स को स्लाइड में ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल किलर सेल्स जो है वो आपकी लिम्फोसाइट की टाइप में आता है। हमने देखा था ऊपर ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं लिम्फोसाइट्स और दूसरे होते हैं मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में हमने देखे थे टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं और आपके नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। तो ये आपकी लिम्फोसाइट्स की टाइप में आते हैं। दूसरी बात ये कि इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरीके से है कि ये फैगोसाइटोसिस परफॉर्म नहीं करते। फिर अगर फैगोसाइटोसिस नहीं करते तो फिर क्या करते हैं? बेसिकली अगर आपकी बॉडी के अंदर जो एबनॉर्मल सेल होता है, चाहे वो कैंसरस सेल है, यानी कि वो वाला सेल जो इन्फेक्टेड है, चाहे उसके अंदर कोई पैथोजन है, चाहे उसके अंदर कोई बैक्टीरिया है, तो ये उस पूरे सेल के ऊपर जाके अटैक करते हैं, उसके साथ स्ट्राइक करते हैं। किस तरीके से? ये परफोरेशन करते हैं। परफोरेशन का ये मतलब है कि ये उसके अंदर होल्स क्रिएट करते हैं। फिर जब ये होल्स क्रिएट कर लेते हैं तो उन होल्स के थ्रू ये कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो अंदर की तरफ रिलीज करवाते हैं, जिन्हें हम प्रोटीएजेस का नाम देते हैं, और उन कलेक्टिवली उन प्रोटीन्स को ग्रे एंजाइम्स का नाम दिया जाता है। फिर वो प्रोटीन्स क्या करवाती हैं कि उस सेल की जो है वो एपोप्टोसिस करवाती हैं। एपोप्टोसिस होती है प्रोग्राम सेल डेथ, तो उस पूरे सेल की जो होती है वो सेल डेथ हो जाती है। सो इस तरीके से जो वो कैंसरस या इन्फेक्टेड सेल होता है वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है। सो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का ही सेकंड कंपोनेंट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को डिटेल